हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप इस सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो एचआरएम का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम को समझने से पहले हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि एचआरएम हमारा इसी के साथ जो है वो रिलेटेड होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो सिंपली देखो, एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, XYZ कंपनी है, इसके अंदर टोटल 100 लोग जो है वो काम करते हैं। तो ये जो 100 लोग हो ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। अब एचआरएम क्या होता है? तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और उनको सही से यूज़ करना कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? इसके लिए इन्हें मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को ही मैनेज करते हैं, उनको बेस्ट तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो हो सके। तो एचआरएम के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जैसे कि उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनकी सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी डेवलपमेंट करना, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो एचआरएम के अंदर आ जाती हैं। और एचआरएम के अंदर इन सभी चीजों को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइज जो है वो किया जा सके। क्लियर है? तो आई होप आपको ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डिफाइंस ह्यूमन रिसोर्स? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन करती है? पहली देखो क्या है? द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन। ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि एम्प्लॉय के बेनिफिट्स और कंपनसेशन को मैनेज करता है। या फिर द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट इन द वर्क प्लेस। ह्यूमन रिसोर्स एक स्टडी होती है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि वर्क प्लेस के ऊपर जो पीपल है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। या फिर द कलेक्टिव स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल हु वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटीज को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये 100% डिफाइन कर रही है ह्यूमन रिसोर्स को। क्लियर है? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में क्या स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कैपेबिलिटीज है, जब उनको हम इकट्ठा कर देते हैं, उनको एक नाम दे देते हैं, तो वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कहलाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है? तो ऑप्शन ए कह रहा है सोलरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक पेरोल मैनेजमेंट। तो ये सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है, जैसे कि पेरोल मैनेजमेंट फंक्शन हो गया है ना। उसके बाद मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है। या फिर स्ट्रेटेजिक सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज।
ये एक स्ट्रेटजिक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजी होती है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं उनको हम मैनेज करते हैं, ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एचआरएम। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एचआरएम से रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला देखो, एचआरएम फोकस ऑन अलाइनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फॉर ऑप्टिमल परफॉर्म। ठीक है, तो जो एचआरएम है उसका मेन फोकस क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को हम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने में लगाएं, उनको यूज करें। सिंपल भाषा में ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरीके से हमें यूज करना है कि हमारे बिजनेस के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एचआरएम encompasses रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट टू एनहांस एम्प्लॉय स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। तो एचआरएम के अंदर रिक्रूटमेंट आ जाती है, ट्रेनिंग आ जाती है, डेवलपमेंट आ जाती है एम्प्लॉयज की, ताकि एम्प्लॉयज की जो स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज है, उनको इंक्रीज किया जा सके। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, एचआरएम सीक्स टू क्रिएट अ फेयर इंक्लूसिव वर्कप्लेस फोस्टरिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। तो एचआरएम का एक मेन फोकस, एक मेन फंक्शन ये होता है कि एक फेयर और इंक्लूसिव वर्कप्लेस, एक अच्छा वर्कप्लेस प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपने काम में मजा आए, उनका एम्प्लॉय एंगेजमेंट इंक्रीज हो, उनका जो सेटिस्फेक्शन हो वो इंक्रीज हो। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद एचआरएम सोलली रिवॉल्व्स अराउंड द माइक्रो मैनेजिंग एम्प्लॉयज डे टू डे टास्क फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम बेसिकली जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी डे टू डे एक्टिविटीज को सिर्फ और सिर्फ हम मैनेज करते हैं, बाकी चीजें नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत है। मतलब कि सिर्फ सुपरवाइजरी करना ही हमारा एचआर नहीं होता है, इसके अलावा और बाकी जो फंक्शन है वो भी हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट थी ये हमारी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, रॉबर्ट ओवन सेज दैट बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इन वर्कर। ही कॉल्ड वर्कर वाइटल मशीन। द टर्म वाइटल मशीन रेफर्स टू वर्कर एज। तो इस क्वेश्चन को समझो। जो रॉबर्ट ओवन थे उन्होंने कहा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो वर्कर के अंदर होती है। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स यानी कि अपने एम्प्लॉयज के अंदर इन्वेस्ट करती है वो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो करती है। इन्होंने कहा था कि जो हमारे वर्कर होते हैं ना वो वाइटल मशीन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस वाइटल मशीन का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन क्या है, ये सिंपल टूल्स होते हैं जिनको हमें रेगुलर मेंटेनेंस के लिए यूज करना होता है, या फिर पावरफुल इंजन होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं, या फिर अनइम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिनको हम इजीली जो है रिप्लेस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, या फिर ऑब्जेक्ट टू बी मैनेज एंड कंट्रोल फॉर मैक्सिमम आउटपुट। यानी कि ये ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं मैक्सिमम आउटपुट के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये पावरफुल इंजन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके उसको आगे लेकर जाने के लिए। जैसे कार के अंदर इंजन होता है ना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो भी एक इंजन के तरीके से काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल्स, नॉलेज, कैपेबिलिटीज टू इनहांस देयर पोटेंशियल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयज की जो स्किल्स है, नॉलेज है, कैपेबिलिटीज है, उसको इंक्रीज करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उनका पोटेंशियल है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सके। ऑप्शन है टैलेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो एचआरएम का ही एक सब पार्ट होता है। यानी कि ये जो फंक्शन है वो हमारा एचआरएम के अंदर ही आ जाता है, और इसका ही एक सब पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके अंदर ये सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के थ्रू उनकी जो स्किल्स है, नॉलेज है, कैपेबिलिटीज है, उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जो एचआरएम है उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। जो एचआरएम होता है ना ये एक वाइडर टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, और इसका ही सब पार्ट हमने एक यहाँ पर जो है निकाल लिया है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स की डेवलपमेंट करनी है, नॉलेज की डेवलपमेंट करनी है, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है, कैपेबिलिटीज है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ HRD प्रोग्राम, इसमें से कौन सी हमारी एग्जाम्पल है HRD प्रोग्राम की? पहला, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम फॉर न्यू हायर्स, या फिर लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। कैसे अबव है? तो ये सारे के सारे हमारे एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे पहला क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जो हमारी एम्प्लॉयज है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, और उसके बेस पर हम एम्प्लॉयज को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं जिससे वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। तो बेसिकली ये क्या है, एक तरह का हम ट्रेनिंग ही तो दे रहे हैं। ट्रेनिंग इन द सेंस कि हम उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो है वो काम करें। जब हम किसी पर्सन की जो खामियां होती है वो बताते हैं सामने वाले को, तो वो उसके ऊपर काम करता है, उसको इम्प्रूव करता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। हम एम्प्लॉयज को उनकी खामियां बता रहे हैं कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, और उसको आप सुधार के अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। हम एक तरह की गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा HRD प्रोग्राम के अंदर आता है। उसके बाद ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम फॉर न्यू हायर्स, इसमें क्या होता है, जब कोई एम्प्लॉय नया नया आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका क्या रोल है उसके बारे में बताते हैं, अपने रोल को फुलफिल करने के लिए जो स्किल्स चाहिए उन्हें, जो नॉलेज चाहिए, वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना काम सही ढंग से कर सके। उसके बाद लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप के अंदर हम लोगों के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज है ना, उसको डेवलप करते हैं ताकि वो लीड कर पाए। ठीक है, तो ये भी हम डेवलपमेंट करें। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? इसमें से कौन सा हमारा कोर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का? पहला, इनहांसिंग एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज, तो ये तो कोर ऑब्जेक्टिव होता है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एम्प्लॉयज उनकी स्किल्स और नॉलेज को हमें इनहांस करना है। उसके बाद इंक्रीजिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, जब हम किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनकी स्किल्स को इंक्रीज करते हैं, तो उनका जो परफॉर्मेंस होता है ना वो इंक्रीज होता है, जिससे वो और मोटिवेट होते हैं और उनका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद प्रमोटिंग कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, तो जो हमारे इंप्लॉयज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, टीम वर्क के तरीके से काम करवाना, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग ऑपरेशन कॉस्ट, तो ये हमारा नहीं होता, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा कोर ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखो, ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम नहीं है। इसका मेन काम सिर्फ और सिर्फ हमारे जो एम्प्लॉयज है उनकी स्किल्स को इनहांस करना। वो अलग बात है कि जब हमने स्किल्स को इनहांस कर दिया तो उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया, वेस्टेज कम हुई, तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम हो गई। पर मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, ये तो हो गया बस, ये तो रिजल्ट हुआ है ना, पर मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये तो नहीं था कि ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन एस्पेक्ट ऑफ HRD? तो इसमें से कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो कि HRD के अंदर नहीं आता? पहला, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जितने भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो ये हमारा HRD के अंदर ही आता है। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फीडबैक, तो ये भी HRD के अंदर आता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। उसके बाद प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर गुड परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी कि किसी इंप्लॉय ने अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है तो उसे हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो ये हमारा HRD के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ये हमारा HRD के अंदर नहीं आता है। उसके बाद प्रमोटिंग कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, तो हमें जो एम्प्लॉयज हैं उनको लगातार जो है लर्निंग प्रोवाइड करनी है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है ताकि उनकी स्किल्स इंक्रीज होती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो सी ऑप्शन था ना, ये डायरेक्टली HRD के अंदर नहीं आ रहा है। इससे हम कोई स्किल्स को थोड़ी इंक्रीज कर रहे हैं एम्प्लॉयज की। ये तो उसने अच्छा काम किया तो हमने उसको गुड परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिव दे दिया, तो ये हमारा अदर फंक्शंस हो गए, ये HRD के अंदर नहीं आता है, कोर फंक्शन के अंदर नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन HRM एंड HRD? तो दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इसके रिलेशनशिप के बारे में? पहला, HRM इज अ सबसेट ऑफ HRD, जो HRM है वो HRD का एक सबसेट है, एक छोटा सा पार्ट है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि HRD HRM का पार्ट है छोटा सा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कभी। उसके बाद HRD इज अ सबसेट ऑफ HRM, देखिए HRD जो है वो HRM का सबसेट है, जो कि प्राइमरली कंसर्न्ड विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के साथ कंसर्न्ड होता है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनकी डेवलपमेंट करता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, HRD इज नॉन लॉन्गर रेलिवेंट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, HRM कैन फुलफिल एम्प्लॉय डेवलपमेंट नीड्स, तो जो HRD है
वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि इसकी जो नीड्स है उसको एचआरएम फुलफिल कर देता है, तो ये भी गलत है। ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मोस्ट एक्यूरेट जो स्टेटमेंट है एचआरएम और एचआरडी के रिलेशनशिप के बारे में, वो ऑप्शन बी है कि एचआरडी सबसेट है एचआरएम का, जो कि मेनली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एचआर प्रोफेशनल इज टू। जो हमारा एचआर प्रोफेशनल होता है उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो पहले एचआर प्रोफेशनल यहाँ पर बता दूं। तो सिंपली देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑफिसर या फिर जो टीम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करती है, उसको हम एचआर प्रोफेशनल कहते हैं। जैसे अगर हम मान के चले एचआर मैनेजर, जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके सभी एस्पेक्ट को मैनेज करता है, तो ये हमारा एचआर प्रोफेशनल जो है वो कहलाता है। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पहला देखो, ओवरसी द कंपनी फाइनेंस एंड बजटिंग, यानी कि जो कंपनी के फाइनेंस है, बजट्स है, उनको देखना, उनके ऊपर निगरानी रखना, तो ये तो नहीं होता है। उसके बाद मैनेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उनको मैनेज करना, तो ये हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद डेवलप इंप्लीमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना, तो ये भी इसका काम नहीं होता, वो तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होता है। उसके बाद हैंडल लीगल मैटर एंड कंप्लायंस इशू, तो ये हमारे लीगल डिपार्टमेंट का काम है, एचआर प्रोफेशनल का काम नहीं है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि एम्प्लॉयज के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, रिक्रूटमेंट से लेकर, ट्रेनिंग से लेकर, डेवलपमेंट से लेकर, कंपनसेशन से लेकर, इन सभी को मैनेज करना एचआर प्रोफेशनल का काम जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन एचआर प्रोफेशनल्स रोल। इसमें से कौन सा ऐसा टास्क है जो कि एचआर प्रोफेशनल के रोल में इंक्लूड नहीं किया जाता। पहला, रिक्रूटिंग हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज, तो न्यू एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, उनको हायर करना, तो ये हमारा काम होता है, टास्क होता है एचआर प्रोफेशनल का। उसके बाद मैनेजिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि अगर हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, तो उसकी जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको मैनेज करना, तो ये तो हमारा टास्क होता नहीं है एचआर प्रोफेशनल का। ठीक है, ये तो हमारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके जो मैनेजर है उसका काम है। उसके बाद डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, तो ये तो टास्क होता है। उसके बाद कंडक्टिंग परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड अप्रेजल, तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसको रिव्यू करना, उनको अप्रेज करना, ये भी काम होता है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये टास्क ऐसा है जो कि एचआर प्रोफेशनल रोल के अंदर नहीं आता है, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज अ टेक्निकल एट्रीब्यूट ऑफ एचआर प्रोफेशनल। इसमें से कौन सा हमारा टेक्निकल एट्रीब्यूट होता है एचआर प्रोफेशनल। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब है क्वालिटी। क्या है, क्वालिटी। अब देखो क्या है, एचआर प्रोफेशनल के अंदर कुछ क्वालिटीज तो होनी चाहिए ना, तभी तो वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएगा। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल क्वालिटीज चाहिए होती है, कुछ पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वालिटी चाहिए होती है। तो पहले हम यहाँ पर टेक्निकल एट्रीब्यूट की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि एक एचआर प्रोफेशनल के अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है, पहला कह रहा है प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उसको कैसे मैनेज करना है उसके रिगार्डिंग जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे एमबीए हो गया, एचआर के अंदर एमबीए हो गया, तो वो की होनी चाहिए ताकि उसे एटलीस्ट पता तो हो कि कैसे हमें डील करना है। ठीक है, उसके बाद नॉलेज ऑफ बिहेवियर साइंस, तो जो बिहेवियर साइंस है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। देखो एक एचआर के लिए जरूरी होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उसको वो समझे, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या रीजन है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको समझ पाए और उसको सॉल्व कर पाए। तो बिहेवियर को स्टडी करना, इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, काम कैसे होता है, क्या एथिक्स है, क्या मॉरल वैल्यूज है, उसको भी अंडरस्टैंड करना इसके लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ये भी स्किल होनी चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ करियर प्लानिंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस, तो करियर प्लानिंग से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी की सारी ही हमारी टेक्निकल एट्रीब्यूट है जो कि एक एचआर प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज अ पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट ऑफ एचआर प्रोफेशनल। इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर प्रोफेशनल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट है एचआर प्रोफेशनल के लिए, यानी कि एक एचआर प्रोफेशनल की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए।
उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एज अ पर्सन अगर हम बात करें। तो पहला, इनोवेटिव, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। तो हमारा जो एचआर प्रोफेशनल है वो इनोवेटिव होना चाहिए, वो नई नई चीजों को इमेजिन कर सके, ठीक है, नए नए तरीकों को इन्वेंट कर सके, ताकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो ये तो होता ही है। उसके बाद क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर। तो वो दूसरों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखें, उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें, ठीक है, ताकि उनके साथ उनका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा बिल्ड हो सके, जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो सके। उसके बाद कंसर्न फॉर एक्सीलेंस। तो एक्सीलेंस के लिए वो काम करे। एक्सीलेंस का मतलब है कि ग्रोथ करे, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी ग्रोथ करें, उनको एक्सीलेंट बनाए, हमारे जो बिजनेस प्रोसेस है उसके अंदर एक्सीलेंस लेकर आई जाए, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज हो सके। तो एक्सीलेंस के लिए काम करे, ऐसा होना चाहिए। तो ये कुछ गुण होते हैं जो कि एक एचआर प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए एज अ पर्सन, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। पहला, इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, नई नई तरीकों से वो काम कर सके, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए दूसरों के प्रति, और एक्सीलेंस के लिए वो काम करे, ये भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पारिक एंड राव ग्रुप द मल्टीपल एचआर फंक्शंस अंडर 5 मेन ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पारिक एंड राव ग्रुप ने एक जितने भी हमारे एचआर फंक्शंस है उनको ना फाइव फाइव मेन ग्रुप्स में जो है यहाँ पर डिवाइड किया था। यानी कि एक एचआर प्रोफेशनल जो भी फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करता है उसको मेनली उसने 5 ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड किया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि इन 5 ग्रुप में नहीं आता है। पहला, रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिसर्च, या फिर रोल ऑफ डेवलपिंग कॉम्पिटेंस, या फिर फाइनेंशियल रोल कॉम्पिटेंस, या फिर सपोर्टिव रोल। इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, फाइनेंशियल रोल कॉम्पिटेंस इज अ करेक्ट आंसर। बाकी जो हमारे रोल हैं ये हमारे ये 5 ग्रुप के अंदर इंक्लूड किए गए थे। अब इनका काम क्या है, पहले देखो क्या है, रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिसर्च, ठीक है। तो इस रोल के अंदर एचआर फंक्शन का मेन काम क्या है कि ऐसा सिस्टम को डेवलप किया जा सके, ठीक है, जिससे जितने भी हमारे फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है, जितने भी हमारे प्रोसेस है उनको प्रॉपरली जो है परफॉर्म किया जा सके। यानी कि एक अच्छा सिस्टम क्रिएट किया जा सके, सिस्टमेटिक वे में सारा काम जो है वो किया जा सके, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ डेवलपिंग कॉम्पिटेंस के अंदर क्या होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपना काम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स उनके अंदर पैदा की जाए, ताकि वो अपने काम को सही तरीके से कर सके, यानी कि काम को करने के लिए वो कॉम्पिटेंट बन सके, उनके अंदर स्किल्स को पैदा किया जा सके। सपोर्टिव रोल के अंदर जो हमारे अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे, ऑपरेशनल लेवल पर, उनको सपोर्ट करना, ताकि एक साथ मिलकर जो है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट जो है वो की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर प्रोफेशनल इन द मैनेजरियल रोल, ठीक है। तो ये भी हमारा 5 ग्रुप में से एक ग्रुप था, ठीक है, एक टाइप थी मैनेजरियल रोल। इसके अंदर एचआर प्रोफेशनल का मेन काम क्या होता है, पहला, प्रोवाइडिंग ओनली ट्रेनिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज, सिर्फ एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी, या फिर डायग्नोजिंग एड्रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है उनको डायग्नोज करना है, उनको एड्रेस करना है, या फिर मैनेजिंग रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, या फिर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन सी। जब हम मैनेजरियल रोल के अंदर बात करते हैं तो एचआर फंक्शन का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि रिक्रूटमेंट करनी है एम्प्लॉयज की, उनको अपने पास रिटेन करके रखना है और उनको मोटिवेट करना है, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइन स्ट्रेटजिक एचआर, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रेटजिक एचआरएम को डिफाइन करती है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजिक एचआरएम होता क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो एचआरएम का मतलब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। स्ट्रेटजिक एचआरएम के अंदर क्या होता है कि हम एचआरएम को हमारे जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उसके साथ लिंक करते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो स्ट्रेटजिक एचआरएम के अंदर हमारी जितनी भी एचआरएम से रिलेटेड स्ट्रेटजीज होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, पॉलिसीज होती हैं, उनको हम जो बिजनेस की स्ट्रेटजीज है, बिजनेस की जो गोल्स है उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ताकि एचआरएम प्रैक्टिसेस के थ्रू हम बिजनेस के गोल्स को अचीव जो है वो कर सकें। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, अगर हमारी जो कंपनी है उसका गोल है कि हमें 50% जो सेल्स है उसको इंक्रीज करनी है, तो जो एचआरएम पॉलिसीज बनेगी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करने की जो पॉलिसीज बनेगी, स्ट्रेटजी बनेगी, वो इस गोल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है वो बनेगी। क्लियर है।
अगर मैं कंक्लूड करूं तो स्ट्रेटेजिक एचआरएम के अंदर बिजनेस जो एचआरएम की स्ट्रेटजीज होती हैं, जो हमारी पॉलिसीज होती हैं, उनको हमारे जो बिजनेस के ओवरऑल गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ लिंक किया जाता है और उसके हिसाब से ही ये सारी स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाती है। ठीक है। अब कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला देखो क्या है, इट इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ एचआर प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज विद द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर एचआर प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज को हम ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होती है उनके साथ इंटीग्रेट करते हैं, उनके साथ लिंक करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन करती है। उसके बाद इट फोकस ऑन लिवरेजिंग ह्यूमन कैपिटल टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इसके अंदर हम ह्यूमन कैपिटल को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हम एचआरएम को लिंक क्यों करते हैं अपने बिजनेस गोल के साथ? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज को हम यूज करें और उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। उसके बाद एस एच आर एम emphasizes द प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एचआर प्रोफेशनल इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो एस एच आर एम के अंदर हम लोग प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट करते हैं एचआर प्रोफेशनल्स की, यानी कि जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, पॉलिसीज बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसके गोल से रिलेटेड, उसके अंदर हम लोग जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं। क्योंकि वो जब इंक्लूड होंगे, जब वो डिसीजंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को बनाएंगे। आप सोच के देखो, अगर किसी एचआर प्रोफेशनल को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करवाया, उसे पता ही नहीं कि डिसीजन किस बेस पे लिया गया है, क्यों लिया गया है, तो वो कैसे यहाँ पर एचआर स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग बनाएगा? तो पहले उनको इंक्लूड किया जाएगा, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बेस पर हमारी जो है पॉलिसीज बनाई जाएंगी एचआर की। ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से एचआरएम को, स्ट्रेटजिक एचआरएम को डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटजिक एचआरएम? इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो कि की ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटजिक एचआरएम का? पहला, अलाइनिंग एचआर प्रैक्टिसेस विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि जो एचआर प्रैक्टिसेस है उन्हें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन करना। उसके बाद अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टॉप टैलेंट, ठीक है, तो जो टॉप टैलेंट है, मतलब कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको अट्रैक्ट करना और उनको अपने पास रिटेन करके रखना। या फिर फोस्टरिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट और मोटिवेशन को इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे की ऑब्जेक्टिव होते हैं स्ट्रेटजिक एचआरएम के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड ए स्ट्रेटजिक एचआर प्रैक्टिस? इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक स्ट्रेटजिक एचआर प्रैक्टिसेस कंसीडर नहीं करती की जाती है? पहला, इंप्लीमेंटिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम टाइड टू स्ट्रेटजिक बिजनेस गोल्स, यानी कि हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके से इंप्लीमेंट की है कि वो स्ट्रेटजिक बिजनेस गोल्स के अकॉर्डिंग हो, यानी कि उसको अचीव करने में हेल्प करे। यानी कि हम इस तरीके से हमारे जो एम्प्लॉयज उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो जल्दी से जल्दी अचीव हो सके। तो ये हमारा स्ट्रेटजिक एचआर प्रैक्टिसेस है। उसके बाद डिजाइनिंग टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम अलाइन विद फ्यूचर स्किल्स नीड्स, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर में क्या क्या स्किल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया है। सिंपल भाषा में इसका मतलब समझाऊं तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कुछ यहाँ पर कुछ न्यू स्किल्स यहाँ पर चाहिए, ठीक है, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो क्या है कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि इन स्किल्स को डेवलप जो है वो किया जा सके। ठीक है। अगर यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमें फ्यूचर में अकाउंटेंट की जरूरत है, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पर्सन को सिलेक्ट किया और उसके अंदर अकाउंटेंट की जो स्किल्स है वो यहाँ पर पैदा की। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रेटजिक प्रैक्टिस कहलाया, क्योंकि हमने जो फ्यूचर में हमें स्किल्स की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अकॉर्डिंग हमने स्किल डेवलप जो है वो की है। ठीक है। उसके बाद ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स पैकेजेस, तो हम गोल्स के अकॉर्डिंग, फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बेनिफिट पैकेज दे रहे हैं। तो ये भी हमारा आंसर सही है। उसके बाद मैनेजिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस एंड लीव पॉलिसीज ऑन डेली बेसिस, ठीक है, तो हम यहाँ पर डेली बेसिस पे एम्प्लॉय की अटेंडेंस ले रहे हैं, लीव पॉलिसीज जो है
लीव पॉलिसीज को भी यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, तो ये हमारा नहीं है, ये तो नॉर्मल एचआरएम का फंक्शन हो गया। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन और बेनिफिट पैकेज का मतलब है कि हमने बिजनेस गोल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, बिजनेस गोल के अकॉर्डिंग, जो हमें सही रहा, कॉम्पिटिटिव लगा, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्रोवाइड जो है वो किया है। तो कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो अपना ध्यान रखना है कि जो आपको करेक्ट लगता है एग्जाम में उसको आपने यहाँ पर जो है वो टिक कर देना है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एचआर प्रोफेशनल इन स्ट्रेटजिक एचआर। जो हमारा एचआर प्रोफेशनल होता है उसका स्ट्रेटजिक एचआर के अंदर क्या रोल होता है। तो सबसे पहले देखो नॉर्मल एचआर प्रोफेशनल का क्या रोल है। अगर हम नॉर्मल एचआर प्रोफेशनल के रोल की बात करें तो उसका काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनको मैनेज करना, बाकी काम से उसका कोई लेना देना नहीं। बाकी क्या पॉलिसीज बन रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसीज बन रही है, मार्केटिंग की क्या पॉलिसीज बन रही है, उसमें उसका कोई ध्यान ही नहीं है। उसका सिर्फ ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्रॉपर्ली यहाँ पर मैनेज किया जा सके, ठीक है। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, स्ट्रेटजिक एचआर आ गया, ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे एचआर प्रोफेशनल है उनके जो टास्क, उनके जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो गए। अब ये क्या हो गए, एक पार्टनर के तरीके से काम करने लगे। पार्टनर इन द सेंस कि अब वो बिजनेस के पार्टनर है, यानी कि एचआर के रिगार्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग तो उनको काम देखना ही है, साथ के साथ उससे देखना है कि एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे जो अदर गोल्स हैं उसको भी अचीव करने में हेल्प करे, यानी कि इस तरीके से इनको मैनेज करें कि बाकी जो डिपार्टमेंट है उसको भी सपोर्ट किया जा सके, उनकी भी हेल्प जो है वो किया जा सके, ठीक है। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला देखो क्या है, एक्टिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट कंप्लाइंस ऑफिसर, मतलब कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट और कंप्लायंस ऑफिसर के तरीके से काम करेगा। या फिर पार्टनरिंग विद बिजनेस लीडर टू ट्रांसलेट स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन, यानी कि जो बिजनेस लीडर्स है, जो अदर मैनेजर्स हैं, हेड्स हैं, उनके साथ पार्टनरिंग करके, पार्टनरशिप करके जो भी स्ट्रेटजीज बनाई गई थी उनको एक्शन के अंदर लेकर आना है। या फिर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड रिजॉल्विंग इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस, तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको यहाँ पर रिजॉल्व करना है। या फिर मैनेजिंग पेरोल बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन टास्क एफिशिएंटली, तो जो हमारे पेरोल और बेनिफिट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क है, उनको एफिशिएंटली यहाँ पर मैनेज करना है। जो हमारा आंसर रहेगा वो यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पार्टनरिंग पार्टनरिंग विद बिजनेस लीडर टू ट्रांसलेट स्ट्रेटजी इनटू एक्शन इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि बिजनेस लीडर्स के साथ पार्टनर बन के पॉलिसीज को पहले बनाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना, उनको एक्शन में लेकर आना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो यहाँ पर अचीव हो सके, ठीक है। तो यहाँ तक हमने फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम से रिलेटेड कई सारे यहाँ पर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी जितनी भी स्किल्स होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, नॉलेज होती है, उन सभी को जब हम इकट्ठा करके एक नाम देते हैं तो वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। जब हम ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, उस सभी को हम मैनेज करते हैं ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। उसके बाद हमने एचआरडी के बारे में पढ़ा था। एचआरडी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये हमारा एचआरएम का ही एक पार्ट होता है जो कि ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि उनकी स्किल्स को, नॉलेज को जो है वो इंक्रीज किया जा सके। उसके बाद लास्ट में हमने स्ट्रेटजिक एचआरएम के बारे में पढ़ा। स्ट्रेटजिक एचआरएम क्या है, तो सिंपली हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उन्हें हमें हमारे बिजनेस के जो ओवरऑल गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाना, ताकि जो एचआर प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज हैं, वो बिजनेस के गोल्स को अचीव करने का काम जो है वो करे, हेल्प करे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। तो और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। और इन क्वेश्चंस की हेल्प से हमने सारा सिलेबस जो है वो कवर किया होता है, तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। साथ के साथ आप मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप रिवीजन इजिली कर सकते हो। और जो लाइव क्लास होती है हमारी, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी
मिल जाती है, ठीक है? तो जिसकी वजह से जब भी आपको टाइम मिले, आप क्लास अटेंड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, ठीक है? अगर आप हमारे कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज़ बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक आईओएस यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना होगा जीईजी के लिए। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज़ में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल कर लेते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज़ पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड को यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए ताकि कोई इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।